बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन करामी, कल के प्रोग्राम में भी हमने तफसीलन इस चीज़ का तज्ज़िया किया था कि जो इस वक्त वॉर सिचुएशन है, ये वॉर सिचुएशन सीज़ फायर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। नेगोशिएशंस जो इस वक्त चल रही हैं, जिस तरीके से ईरान की जानिब से जो 15 नुकाती पॉइंट्स थे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से, उनको मुस्तरद किया गया। और अपकमिंग क्या ये वॉर किस तरीके से डी एस्केलेट होगी या कि एस्केलेशन ये बढ़ती जाएगी। अगर ये एस्केलेशन बढ़ती जाती है तो ये मेरे ख्याल में वो वक्त दूर नहीं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें। मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये एक रियलिटी चेक है कि वर्ल्ड वॉर 3 की अगर हम बात करें तो इस वक्त ईरान के साथ जिस तरीके से बैक पे रशिया और वो ममालिक जो डी डॉलराइजेशन या ब्रिक्स का पार्ट है, वो ये चाहते हैं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो, जो यूनिपोलर डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड है उसको मल्टीपोलर डायमेंशन की तरफ लेके जाया जाए। इस तमाम सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो डिप्लोमेसी की है वो मेरे ख्याल में खराज तहसीन की हामिल है। और इस वक्त जिस तरीके से भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है और वो वहाँ के जो हुकूमत है वहाँ की बौखलाहट का शिकार है, ये चीज़ इस चीज़ का अंदिया है कि आने वाले वक्तों के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल रिजीम के अंदर अपनी एक अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल रखेगा और जो कि वो सामने नज़र आ रहा है। इन तमाम नेगोशिएशंस के मराहल के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब का जिस तरीके से रोल है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हुई और फिर उसके बाद वली अहद से कल बात हुई वज़ीर आज़म की, और आज भी कुवैत और मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक के डेलीगेशंस और इनवॉइस के साथ हमारी जो है वो वज़ीर ख़ारजा की भी बात हुई। तो ये अपकमिंग ये नेगोशिएशंस किस तरीके से जाएंगी, जहां ईरान हमारा मुस्लिम ब्रदर ममालिक है तो दूसरी जानिब जो मिडल ईस्ट के अंदर तबाहकारी हो रही है इन तमाम की रिटेलिएशन के अंदर, तो वो भी हमारे इस्लामिक ब्रदर ममालिक है। तो पाकिस्तान ने बैलेंस डिप्लोमेसी की है। उस डिप्लोमेसी के अंदर आज के प्रोग्राम के अंदर यहां पर हम ये भी तज्जिया करेंगे जो डिप्लोमेसी इस वक्त गवर्नमेंट अपना रही है, जहां हम गवर्नमेंट की जो है वो तनकीद करते थे, जहां हम बहुत सारी चीजें जहां पर ग्रे एरियाज हैं तो उस पर तनकीद, अवामी तनकीद भी होती थी। तो हम ये चीज जानेंगे आज अपने गेस्टों से, क्या फिर इस तमाम सिनेरियो के अंदर नून लीग की इटसेल्फ जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या उनको फायदा होगा अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर। क्योंकि जहां हमने ये देखा कि एक हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे जिसके अंदर हमने ये चीज वाज़ेह की थी कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो कि मखलूत गवर्नमेंट है उसके अंदर पीपल्स पार्टी एक अहम स्टेक होल्डर है और उन्होंने अपने 2 से ढाई साल लेने थे जिसके अंदर बिलावल साहब को वजीर आजम बनवाना था। लेकिन जरदारी साहब अपनी सियासत के हवाले से बड़े मशहूर और बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस खेल का और इस गवर्नमेंट का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ और नून लीग को जो है वो 5 साल मुकम्मल करने देंगे। लेकिन इसके पीछे क्या टेक्निक है ये तो हम हमारे गेस्ट ही बताएंगे कि क्या उनके पीछे वजूहात है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो जिस तरीके से पजीराई हुकूमत की हो रही है तो हम तो ये फिर इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है, तो फिर जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो फिर मेरे ख्याल में जो है वो गैर मकबूल होती जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी निशानी जो है वो ये है, निशानी तो नहीं कहूंगा, सबसे बड़ी अगर इसको कनेक्ट करें तो जिस तरीके से साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई के जो बेटे हैं कासिम खान ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्टांस रखा है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में एक अवामी तनकीद भी आई है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे सो कॉल्ड अटैक था कि जिस तरीके से जीएसपी प्लस के बारे में कहा गया कि पाकिस्तान के जीएसपी प्लस के स्टेटस को मुअत्तल कर दिया गया। कल भी हमने प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कशन की, तो आज भी हम जानेंगे क्या ये चीज जो कि इसमें तनकीद बढ़ती जा रही है, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान की साख को यह नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। और इसके साथ साथ क्योंकि कल के जो जितने भी पीपल्स टीवी चैनल्स पे बैरिस्टर गौहर साहब ने दिए, उन्होंने ये कहा कि जी ऐसी तो जीएसपी प्लस वाली बात नहीं हुई, लेकिन उसमें ये हमने एक रिसर्च के साथ कल भी आपको बताया था कि जीएसपी प्लस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन और पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में उनके बेटे ने यह कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इसका फुकदान है और हमें वहां पे फंडामेंटल्स नहीं मिल रहे। तो हमने कल भी ये सवाल किया था कि जहां फंडामेंटल्स का आप रोना रो रहे हैं तो पाकिस्तान में आकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का साथ दें और उनके साथ आके अडियाला के बाहर बैठे, ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। ये इस पर भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और एट दी एंड हम आखिरी सेगमेंट में इस हवाले से बात करेंगे कि जहां हमने कई प्रोग्राम ये किए थे कि 28वीं तरमीम आ जाएगी, उसके अंदर एनएफसी को रिड्रेस किया जाएगा, न्यू डिवीजन आएंगे, न्यू यूनिट्स बनेंगे, क्योंकि
पाकिस्तान की मेरे ख्याल में डेवलपमेंट के अंदर अगर सबसे बड़ी हर्डल है तो वो यही है कि एक पंजाब है जो बहुत बड़ा सूबा है, और हम अगर जुरिस्डिक्शन वाइज देखें तो बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है। तो वहां पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर तब्दीलियां ला के क्या मजीद जो चीजें हैं वो ग्रास रूट लेवल तक बेहतर की जा सकती हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान के वजीर आला बुगटी साहब ने जो है वो एक फैसला किया है कि नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, तो इसके साथ एक नई डिबेट ने फिर भी जन्म लिया कि नए डिस्ट्रिक्ट जहां पर जो है बुगटी साहब बना रहे हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत और दूसरे सूबे खासतौर पे अगर कराची के हवाले से जिस तरीके से कहा जाता है कि जी उसको वफाक के साथ मिला दिया जाए, और जिस तरीके से गवर्नर की भी तब्दीली होगी, तो एमक्यूएम इस हवाले से बड़ी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। तो इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब स्टूडियो में मियां वहीद साहब हैं और जनाब चौधरी नसीर कंबो साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। वाया वीडियो लिंक हमें राव मंजूर हयात साहब ज्वाइन करेंगे। तीनों मेहमानों को वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम, और सीनियर एनालिस्ट हैं तीनों मेरे मेहमान। सर आगाज आपसे करूंगा मियां साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से तो मैं आता हूं, लेकिन इस करंट जो वॉर सिचुएशन है उसमें जरा मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि जहां नेगोशिएशंस हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है, पहले बिहेवियर ये था कि जी हम तो रिजीम चेंज करेंगे, अब वो कहते हैं कि रिजीम चेंज हो चुका है, जो लीडर हैं ईरान के सब वो मारे जा चुके हैं, अब आबनाए हुर्मस मैंने जो है वो मुश्तबा खामनाई के साथ मिलकर चलाना है, उन्होंने अपने 15 नुकाती वो एजेंडा भी दे दिया, उसके बाद उसको मुसरत भी कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं अपकमिंग ये कोई मरहला मुकम्मल हो सकेगा नेगोशिएशंस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब देखिए, जो आपने अपने सारा में बात की जी है, जनाब। सबसे पहले तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट खारजा पॉलिसी पे हमारी हुकूमत को, उन्होंने बेहतरीन जो है ना वो यहाँ पे जो एक सिलसिला जिस तरीके से जी निभाया, और उसमें ईरान भी तारीफ कर रहा है, सऊदीया भी आपके साथ है, अमेरिका उनके जो सदर है वो आपके वजीर आजम का ट्वीट को जो है ना रीट्वीट किया जी। ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हैं कि जो इसका क्या होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी भी फिर आगे जो है ना आप देखें कि टाइम जो है ना कुछ और दिन बढ़ा दिया गया है जी 48 आवर, फिर उसके 10 दिन और बढ़ा देंगे जी। 10 दिन। मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो है ना ये टाइम जो है ना बाय करने वाली बात है। अच्छा, टाइम बाय करने वाली बात, बाय करने वाली बात है, और क्योंकि उस बंदे का कोई पता नहीं कि कल को क्या, क्योंकि पहले 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान उसने ये काम किया है, और ये बात जो है मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, और खास तौर पे हमें खास तौर पे देखना होगा कि जहाँ पे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त पाकिस्तान से बात शुरू होती है, पाकिस्तान पे बात दुनिया के अंदर इस वक्त आज पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, और जैसा आपने मैं उस पे पाकिस्तान की सफारतकारी पे हम जरा डिटेल में आते हैं, ठीक है। कंबो साहब जरा आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त करंटली है, जो मैंने इब्तदाइये में भी बात की कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी बात की जाती है, और खास तौर पे अपकमिंग ये चीज कहा जा रही है कि यूनिपोलर डायमेंशन जो वर्ल्ड है उसका अब इख्तिताम हो चुका है, अब अमेरिका की जो है वो बारी खत्म है मेरे ख्याल में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब शरीफ भाई। जनाब बेसिकली आप पाकिस्तान की जो अहमियत है ना खिते में, इस अहमियत को आप 9 मई और 10 मई जो है ना पाकिस्तान पे जो पहले इंडिया ने हमले किए, नहाते बच्चों को, औरतों को जो है वो निशाना बनाया, या हमारी जो मदरसा या मसाजिद को निशाना बनाया, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो वो दिलेरी थी ना, जो कि फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो है पाकिस्तान की फोर्सेस ने की, और 4 घंटे में आपने देखा कि इंडिया जो है चारों शाने चित हो गया। इंडिया जाके अमेरिका के पांव में पड़ गया कि जी जंग रुकवाएं, उनके जो है कैसे जो है दिफाई निजाम तबाह किए, कैसे राफेल तैयारी तबाह की है, और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये पाक फौज की और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर की, हमारी फजाइया की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मैं समझता हूँ ये दिलेरी थी कि जिसके समरात आज ये हैं कि पाकिस्तान का मशरक़े वुस्ता में, मशरक़े वुस्ता की सारी सियासत में एक कलीदी किरदार जो है वो उभर कर सामने आया है। अब आप देखें कि हमारा जो दुश्मन है इंडिया, अब इंडिया के चैनल्स के आप टॉक शो लगा लें जी, देखिए हमें अमेरिका जो है वो नो डाउट अमेरिका के अपने मफादात हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जो है वो हमें जो है वो अहमियत भी दे रहा है और बराबरी की सतह पर भी दे रहा है। और ये नौबत आई है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखें कि अमेरिका ने या इजराइल ने
जब ईरान पे अटैक किया, उनको तो शायद यही था कि खामनाई को शहीद कर देंगे, नीचे से जो है वो अवाम निकलेगी और जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत आ जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी। असल मकसद वो रजीम चेंज में तो ट्रंप को या इजराइल को जो है वो शिकस्त हुई है। अब उनको नहीं पता था कि ये जो इनकलाब था जो 1979 में खामनाई आयतुल्ला खामनाई की क़यादत में आया था, जो जिसमें बाद में जो है 40 साल या 36 साल जो है वो खामनाई साहब जो है उन्होंने एक पासदाराने इनकलाब जो थी, जो कि कोई 7.5 लाख से ज्यादा है, वो इनकलाब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट है और बनो अन पूरी आबो ताब के साथ अब भी इंप्लीमेंट है। ईरान में कोई इशू नहीं है कि आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शहीद करेंगे, दूसरा तैयार बैठा है, एक सदर को आप शहीद करेंगे, दूसरा तैयार बैठा है, एक खामनाई को शहीद करेंगे, दूसरा तैयार बैठा है। तो अब मैं ये समझता हूं कि ईरान की हिस्ट्री है जी, और ईरान एक जंगजू कौम है, तो अमेरिका ने अब ये जो कर लिया है, अब वो निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, सेफ एग्जिट मांग रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो आबना हुर्मुज़ है वहां से 20% दुनिया की एनर्जी और ऑयल की तरसील है। अब ये जंग कितनी देर अमेरिका अफोर्ड करेगा, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। नेटो फोर्सेस जो कि अमेरिका का अलायंस है, नेटो ममालिक ने एक एक करके सबने जो इनकार कर दिया है। अब देखिए पाकिस्तान का खित्ते में रोल है, पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा दफाई मायदा, ये वो 9 मई और 10 मई की जंग का शख्साना यह नतीजा है। और उसके बाद फिर ईरान जो है, हालांकि साबका सियासत देखी जाए तो ईरान के मुरासम पाकिस्तान की बजाय इंडिया से ज्यादा। पॉइंट आ गया सर आपका, सर पॉइंट आ गया। राव जो है वो मंजूर हयात साहब हमारे साथ हैं। राव साहब जरा बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, जैसे मैं जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा था और जो प्रोफेसीज हैं खासतौर पे वर्ल्ड वॉर 3 के हवाले से या कि ग्रेटर इसराइल के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं जो करंट सिनेरियो, क्या ये वो सिनेरियो बनेगा या कि जो जिसकी पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से मेडिएटर बना हुआ है, जिस नेगोशिएशंस का, ये नेगोशिएशंस मुकम्मल होके इस परमानेंट सीज फायर का रास्ता खोलेंगी? थैंक यू वेरी मच जनाब, शो पे इनवाइट किया है जनाब। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ये प्रोफेसीज पे नहीं चलती और ये हार्ड कॉन्क्रीट फैक्ट्स की ऊपर चलती है, बिल्कुल, और उसी के हिसाब से जंगों के फैसले जो अमेरिकन सुपर पावर है। अगर आप सुपर पावर्स का बिहेवियर देखें गुज़िश्ता 2500 साल का, कोई भी हो, रोमन्स हो, मुसलमान हो, इजिप्शियंस हो, यूरोप हो, कोई भी हो, ठीक है, उनका एक जैसा बिहेवियर है जी, कहते हैं कि वो हमेशा जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए, और जो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो जज्बात में आके उसको एक डिफरेंट एंगल ले देते हैं कि सुपर पावर का बिहेवियर टाइम मेमोरियल से हमेशा जो है वो एक जैसा रहा, कोई चेंज जी। अच्छा, अब आप आ जाए करंट सिनेरियो की तरफ। करंट सिनेरियो ये है कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ है वो बहुत लिमिटेड है। उनकी 100 के करीब जो नेवल वेसल्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके, वो खत्म कर दी गई है। एयरफोर्स उनकी नॉन एग्जिस्टेंट है। प्लस जो यहाँ हम लोग बात नहीं समझ रहे जी, हमारे जैसे मुल्कों में कि मोसाद और CIA जो है जी, वो पूरी तरह उनके सिस्टम पे इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। यानी उनकी लोकेशंस जो है वो पहले दिन भी मालूम थी और आज भी मालूम है। और आप ये देखते हैं कितनी अजीब बात है कि उनकी फर्स्ट लेवल लीडरशिप जो है वो पहली मीटिंग के अंदर वो खत्म कर दी गई है। तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है कि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मना सकते कि अब दूसरी लाइन है, उनकी तीसरी लाइन है, कोई पहली लाइन की हिफाजत क्यों कर सके आप? नहीं, अच्छा इसमें राव साहब ये बात तो आपकी ठीक है, वैलिड रीजनेबल है, लेकिन गुजारिश ये है कि फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार जो है वो नेगोशिएशंस की बात की जा रही है, जहां वो पहले ये कहते थे कि हम मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर नहीं मानते,
हम मुकम्मल रिजीम चेंज करेंगे, अब वो उनको जो है वो उनको एक्सेप्ट करने लग गए हैं। दूसरी जानब आबनाए हुर्मस के हवाले से देखें तो वो कहते थे कि हम सिक्योरिटी देंगे। जहां आप कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं वहां पर फिर डोनाल्ड ट्रंप या जो आप मोसाद या CIA पेंटागन की बात करें तो वो इस हवाले से क्यों नाकाम रहा है कि तमाम मिडिल ईस्ट के ममालिक को जो वहां से तिजारत करते हैं उनको सिक्योरिटी मिलती। देखिए, जब आप जंग के अंदर जाते हैं तो ओवर स्टेटमेंट्स हर मुल्क करता है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया की जंग देखें तो अभी मेरे मोहतरम दोस्त जो फरमा रहे थे जी, वो बिल्कुल सब्सटेंशिएट नहीं होता। इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट थी, पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट थी और दोनों में किसी किस्म का कोई कॉमन चीज नहीं। जब आप जंग के अंदर जाते हैं तो हर मुल्क जो है वो ओवर स्टेटमेंट देता है और देने पे मजबूर होता है। बल्कि इसका मुहावरा बड़ा आम सा है, जो हर आदमी कहता है जैसी जंग होती है सच्चाई जो है सबसे पहले मानी जाए। तो जहां तक इसका ताल्लुक है कि अमेरिका नहीं दे सकता सिक्योरिटी इस अपने खिते में, तो उसने हमेशा ये वाजे किया है अमेरिका ने, अच्छा, कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो इजराइल है। उसने आयरन डोम जो फंड दिया हुआ है वो इजराइल को दिया है, जो 90% उनको बचा के रखा हुआ है इजराइल को। 10% जो है क्लस्टर बॉम्बिंग हुई है, लेकिन उसने इजराइल को उतना खराब नहीं किया जितना आयरन डोम अगर ना होता तो वो कर सकते थे जी। अब आप आए नेटो की तरफ जी। नेटो के अंदर जो मुल्क हैं उनका दिफाई बजट जो है वो, अब मैं इसको मिसाल एक और जी 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 अमेरिका के जो दिफाई बजट है, डिफेंस बजट जो है पेंटागन का, वो पूरी दुनिया के दिफाई बजट से ज्यादा है। तो ट्रंप की अगर आप कल की स्पीच सुने जो कि उनके व्हाइट हाउस में उन्होंने, उसमें वो बार बार बता रहा था कि वो नेटो जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। और अगर आप हकीकत पसंदाना तरीके से देखें तो ताकत नेटो के पीछे भी यूनाइटेड स्टेट्स ही थी। तो अब आप थर्ड जो आप लेयर आपने क्वेश्चन बात की है आबनाए हुर्मुज़ की, जी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर ईरान जो है वो अभी तक इसलिए सक्सेसफुल है जी कि उसके पास दरमियाने लेवल का वो इक्विपमेंट और हार्डवेयर मौजूद है जिससे वो ऑयल टैंकर्स को या बहरी जहाजों को निशाना बना सकता है। ठीक है, क्योंकि बहरी जहाज कीमती चीज है, उनका एक मिसाइल जो है वो क्या होगा, 15-20 हजार डॉलर का होगा। तो इस वजह से जब तक सोफिस्टिकेटेड तरीन जो इक्विपमेंट है वो अमेरिकन से नहीं लेके आते आबनाए हुर्मुज़ में, उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ के अंदर फ्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, और मैं आपको ये अर्ज कर देता हूं, ठीक है, पॉइंट आ गया। जी 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 रोबोट अपनी जो किश्तियां हैं, जी मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी का भी डिफरेंट है जी, वो उन्होंने इस्तेमाल वो ले आए हैं 100 के करीब, और वो डीमाइनिंग भी करेंगी और वो सारी चीजें जो है वो है। राव साहब पॉइंट आ गया आपका। सर पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर मियां साहब, ज़रा जहां हम वॉर सिचुएशन की बात करें, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो इस वक्त मेरे ख्याल में मातम बिछा हुआ है और जिस तरीके से बौखलाहट का वो शिकार हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल अदा कर रहा है और नेगोशिएशंस के मराहिल में जो पाकिस्तान को पजीराली हासिल है, तो क्या कहेंगे इंडिया के हवाले से आप? देखिए, उनका तो पूरा मीडिया जो है ना, बल्कि हमसे ज्यादा कहीं उनकी हुकूमत को अपोजिशन और जो मीडिया है उनका पूरा जिस तरीके से उनकी क्लास ले रहा है वो सबके सामने। और बल्कि जयशंकर की तो जो बात है, मैं हैरान हूं कि जब आपके पास दलील नहीं होते तो आप गालियों पे उतर आते हैं। तो वो जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया दलाली वाला, जी जी, तो इसका मतलब यह है कि जब आप यूक्रेन और रशिया की आप करने जा रहे थे तो फिर आपने वही काम किया और आप इसमें भी रोल तो चाह रहे थे, लेकिन आपको रोल मिला नहीं। उसकी वजह ये थी कि आप तो पार्टी हैं, आपको रोल कैसे मिल सकता है? आप पहले गए, आपने जाके जो है ना वो जंग से शुरू होने से पहले आप इसराइल में जाके जो आपने बात की है, जिस तरीके से आपने जो बयान दिए, आप तो बिल्कुल उनके साथ, और अभी भी आप कह रहे हैं कि जनाब हमें हर तरह का ताउन हमेशा उनसे हासिल रहा है। और आपने खुल के बात मोदी साहब ने की है कि जनाब
वो ग्रेटर इसराइल और हम लोग जो है ना वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हम पार्टनर हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तो बात बिल्कुल जो है ना वहां पे जो पुल के सामने है वो पार्टीज है और वो चाह रहे हैं कि उनके ख्याल में भी बात असल में ये थी कि जब वो उन्होंने उधर गए उनका ख्याल था कि 2-4 दिन की बात है, जो इसराइल ने जिस तरह से ट्रम्प साहब से कहा कि जनाब ये 2-4 दिन में हमने ऐसे कर देना तो सारी अवाम बाहर निकल आएगी, जो मुसाद की वहां पे सारी उनको खबरें थी, तो वो उस लिहाज से जब आगे से इतना जिस तरह का आगे से उनको जो है ना वो मिला है, पूरा जवाब मिला है जिसकी तोको कोई नहीं कर रहा था, तो उसके बाद आज वो परेशान है और खास तौर पे असल तकलीफ उनको ये है कि ये रोल पाकिस्तान को क्यों मिला और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से वहां बात हो रही है, देखें उनके तमाम चैनल्स तमाम जगह पे असल रोना उनका यही है कि भी पाकिस्तान को ये रोल क्यों। ठीक है, पॉइंट आ गया सर। कंबो साहब, ये चीज तो इम्पोर्टेंट है कि एक रियासत के पड़ोसी ममालिक किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये भी उस पर नजर रखना बड़ी जरूरी चीज होती है आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी तरक्की के लिए। एक रियासत की पड़ोसी मुल्क ने शुरू से ही मकारी दिखाई है, अब जिस तरीके से बौखलाहट का शिकार है, जयशंकर ने जिस तरीके से गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की है, आप क्या समझते हैं मोदी का, और अगर उनकी गवर्नमेंट की बात करें क्या फ्यूचर समझते हैं आप? देखें जी, मोदी क्या फ्यूचर है या उसकी गवर्नमेंट का फ्यूचर है या मोदी जो उसकी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी है, मैं समझता हूं कि मोदी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मोदी जो है वो अब कोई बहाना ढूंढ रहा है जिससे, क्योंकि इंडिया में जो सियासत होती है ना, पाकिस्तान की सियासत और मीडिया बहुत बिल्कुल 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 ऐसे। इंडिया की सियासत और मीडिया दोनों जो है वो पाकिस्तान पे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके झूठा, या पाकिस्तान पे इलेक्शन के दिनों में जो है वो कुछ शरारत करके जो है वो लोगों को मुश्किल करके जो है, क्योंकि इंडिया में ना मीडिया पे भी हिंदुइज्म जो है वो उसका गुलबा है, और जो मोदी की पार्टी है वो भी प्योर मुतअस्सिब हिंदुओं की पार्टी है। हालांकि इंडिया में कोई 30 करोड़ मुसलमान हैं, इंडिया में कोई 10 करोड़ जो है वो सिख हैं और दीगर कम्युनिटीज हैं, और इंडिया में कांग्रेस जो है वो कदरे मैं समझता हूँ लिबरल पार्टी है मोदी की निस्बत है। ये तो इन्होंने तो इंतहा पसंदी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इनके दौर में अकलियतें जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ज्यादती हुई। पिछले दिनों भी ईद की नमाज पे भी इन्होंने नारा लगा दिया मुस्लिम्स के खिलाफ कि देखे कि जी वो ये कैसे ईद की नमाज अदा करते हैं, देखे कैसे वो दीगर जो है वो इंडिपेंडेंट तबके जो थे वो उनकी हिफाजत के लिए आ गए। तो मोदी के ये सारे टैक्टिक्स जो है ना वो नाकाम हो गए हैं। इन टैक्टिक्स को नाकाम करने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और मुसल्लह अफवाज के सरबराह जो है जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। और अब मोदी भी नहीं सरवाइव करेगा इंशाल्लाह, और इंडिया भी सरवाइव नहीं करेगा। और अब पाकिस्तान का जो रोल है ना इंशाल्लाह ठीक है वो एक मुसलमा रोल है और एक मुसलमा हकीकत है इंशाल्लाह। पॉइंट आ गया। राव साहब, जहां कंबो साहब ने ये फरमाया कि बहाना बना के प्रोपेगेंडा भी करते हैं, फॉल्स फ्लैग का एजेंडा भी बना देते हैं, मुझे एक चीज बताएं कि जो करंट सिनेरियो इंडिया के अंदर बनाया हुआ है, जिस तरीके से तनकीद हो रही है मोदी गवर्नमेंट की और उनकी खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, आप क्या समझते हैं कोई ऐसी गलती तो नहीं करेगा जिस तरीके से उसने मई में गलती की थी? फिर क्योंकि जब भी इलेक्शंस आते हैं इंडिया के अंदर और जब भी उनकी तनकीद होती है वहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो ये गलती करता है कि फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग करता है या कोई हमला कर देता है, जिस तरीके से ऑपरेशन सो कॉल्ड सिंदूर ऑपरेशन जो था। क्या इस हवाले से पाकिस्तान को कितना अलर्ट रहना है, और क्या वो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोई ऐसी गलती करे? देखिए, जो हमारा डिस्कशन का लेवल है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन पॉलिटिक्स बड़ी इमेच्योर है और इंडिया की बड़ी इमेच्योर है। तो मैं बड़ी माजरत से अर्ज करता हूं, जी आप लिटरेचर पढ़िए, इंडिया की पॉलिटिक्स देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू आप आगे चले तो आपको बहुत मैच्योरिटी नजर आएगी। उनका इलेक्शन कमीशन के मुतालिक आप देख लीजिए, उनके आप कोर्ट्स देख लीजिए, उनके आप रिजर्व देख लीजिए, फाइनेंशियल रिजर्व जो $600 बिलियन से ऊपर है, हमारे 21 के कितना है, 18 के करीब है। तो हमें वो बातें करनी चाहिए जो लॉजिकल और रैशनल हो। जी बिल्कुल। मैं जो अर्ज करूंगा कि इंडिया बैशिंग जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती है, और पाकिस्तान बैशिंग जो है वो इंडिया में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती है। दोनों तरफ की जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनका एक वोट बैंक का, राइट विंग वोट बैंक का एक सेगमेंट जो है वो डिपेंड ही इस बुनियाद पे करता है कि आप मुखालिफ मुल्क को
दुश्मन मुल्क जिसे भी आप कह सकते हैं, उसके साथ आप नाराबाजी करेंगे। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, कोई ये मुनासिब बात नहीं है। अभी मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि बीजेपी जो है, जो कि डेफिनेटली एक राइट विंग पार्टी है, उस राइट विंग पार्टी के अंदर अल्ट्रा फंडामेंटलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे काबू पा चुके हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो था, जी पाकिस्तान आके पाकिस्तान बिल्कुल नवाज शरीफ के दौर में बिल्कुल जी वो बीजेपी का था वो जी। तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी बीजेपी जो है उसमें मसले हैं, बिल्कुल मसले हैं, हमारे यहाँ भी मसले हैं। कौन कहता है कि हमारे यहाँ मसले नहीं है? लेकिन अब हमें, लेकिन जब से इसमें तो आप मेरे ख्याल में मेरे साथ मुत्तफिक होंगे ना, जब से नरेंद्र मोदी आया है तब से उसने ये चीज अपने लिए एक एजेंडा बनाता है पॉलिटिकल, और उसमें पाकिस्तान को ही वो पार्ट बनाता है और उसमें एक गेन करने की कोशिश करता है, खासतौर पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी ये अर्ज की है कि दोनों तरफ एक जैसा हाल है। ये कोई मेजॉरिटी की निशानी नहीं है कि इंडिया के अंदर बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को गलत कह के अपना वोट बैंक इंक्रीज करते हैं, और हम भी यही करते हैं। नहीं, हम कैसे करते हैं राव साहब, हम कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप नहीं, हम भी तो सारा दिन इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं, हमने तो कभी फॉल्स फ्लैग नहीं किया, हमने तो कभी इंडिया को एजेंडा नहीं बनाया। एक मिनट जी देखिए, इसको अपना हम डिस्कशन की पैरामीटर्स जो हैं उसमें अगर आप चीजें बड़े एहतियात से देखें, बिल्कुल तो मैं उसी एहतियात के सर राव साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट हम माजी की गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम करंट सिनेरियो पे बात करना चाह रहे हैं। माजी पे अगर किसी सियासतदान ने ऐसा किया है पाकिस्तान में तो मैं उन चीज को डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ करंट सिनेरियो में वहां से मोदी की गवर्नमेंट बैठी है जो पाकिस्तान को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल करती है, लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर हमने कोई उनके साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं की। पाकिस्तान तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो क्लियर एंड कट रखता है, और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो भी खासतौर पे हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारी अस्करी की आदत है वो अब इस चीज में वाजे है कि हमने इंडिया के साथ क्या लेना देना है सर हमारा। आपको अगर याद हो तो मैं तो वो बयान भी आपको सुना दूं, पिछली हुकूमत के अंदर जब वजीर आजम इमरान खान साहब ने साफी के सवाल पे ये कहा था कि हम तो इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, वो उनकी एक तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो बीच में आ जाती है। आपको आरएसएस की आइडियोलॉजी बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि हम लोग क्या करते रहे हैं इंडिया के साथ। चले सर, ये एक लंबी डिबेट है, इस पे कभी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। सर मियां साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब, सफारतकारी में इब्तिदाई में मैंने ये बात की कि जहां सफारतकारी पाकिस्तान को एक पजीराई मिल रही है, इसका दूसरा एंगल ये भी है कि जहां हम ये कहते थे कि नून लीग की जो है वो गैर मकबूल हो गई है, अब अपकमिंग इलेक्शंस में नून लीग नजर नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी होगी या कोई और होगा। और ये कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी की भी एक जो है वो स्ट्रैटेजी है कि वो इस हुकूमत का पार्ट नहीं बनना चाहती, ना मिनिस्टर्स लाना चाहती है, वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी तो है लेकिन वो अपने मिनिस्टर्स नहीं लाती। आप क्या समझते हैं, ये मुस्लिम लीग नून को फायदा देगी सारा सिनेरियो? अभी मैं समझता हूँ कि वक्त इसलिए है कि अभी जब तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो कहाँ होते हैं और किस तरह से होते हैं, और उनका रिजल्ट क्या आता है, उससे पहले मेरा ख्याल अच्छा रिजल्ट से ये चीज ये क्लियर होगी। अच्छा, तो उसकी वजह ये है कि देखिए मैं तो इसके लिए जो है मैं समझ रहा हूँ कि ये खास तौर पे पाकिस्तान को जंग में शामिल करने के लिए बहुत से, क्योंकि जो दोनों तरफ से जिस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं, जो दोनों तरफ से मुतालबात हैं, अगर वो नहीं माने जाते तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान कल क्या करेगा? पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया हुआ है सऊदीया के साथ वो कहाँ खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान के अवाम ये कभी पसंद करेंगे कि हम जो है ना वो ईरान से लड़े? और उसके बाद दूसरी बात जो सबसे अहम जो आपने कही ना कि इस वक्त की आज के हालात के अंदर देखिए, आज प्रोटेक्ट करना अवामी मकबूलियत में कोई फर्क मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए आप देखिए कि अवामी मकबूलियत में खाली सफारतकारी से बात नहीं बनेगी। आज जो हाल है यहाँ पे महंगाई का, जो इस वक्त मईशत का बुरा हाल हो रहा है, जो आपको ऑयल प्राइसेस पे आप ले गए, आपने इंडिया की बात की है, वहां पे सिर्फ 2.5 रुपए जो है ना वो उन्होंने तेल बढ़ाया, और यहाँ पे आपने कितने
सैकड़ों में जो है ना वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, और किस तरह से आप जो कर रहे हैं ये सारा कुछ आपको और आपके लिए तो कोई इतनी मुश्किल भी नहीं थी। आपके पास तो ऑयल मौजूद भी था और आपने उसको भी बहुत पहले जाके उसकी प्राइसेस सिर्फ इसलिए कि आपकी जो टैक्स के हदफ पूरे नहीं हुए आप यहाँ से कर रहे हैं लोगों को। आप इस तरह से जो है ना वो देखें, हम खुद हुकूमत का हिस्सा है, मैं जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन ये बात इस तरह से पॉपुलैरिटी जो गेन नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ जो है ना वो देना पड़ेगा। कमो साहब, योर टेक, जो फॉरेन पॉलिसी है करंटली जिस तरीके से पजीराई हो रही है, क्या ये नून लीग को उसके वोट बैंक के अंदर फायदा पहुंचाएगी? देखिए जी, नून लीग जो है ना, आपको पता है कि नून लीग जमात है, मतलब अगर आप पाकिस्तान में नून लीग के जो प्रोजेक्ट है ना, मेगा प्रोजेक्ट है, वो निकाल दें तो डेवलपमेंट का काम पाकिस्तान में सिफर हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब नून लीग की पंजाब में प्रॉपर स्टेक है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें से सुथरा पंजाब है, तो पूरा पंजाब देखे उसको रिकग्नाइज किया, दुनिया ने रिकग्नाइज किया, ठीक है। फिर सीसीडी की कारकर्दगी है, पेरा फोर्स ने कैसे इंक्रोचमेंट खत्म करवा के सड़कें कैसे खुली हो रही हैं, कैसे जो है वो गवर्नमेंट की रिट है और चीजों को जो है वो बहाल करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट या फोर्सेस कैसे जो है वो कर रही हैं। और उसके बाद आपको पता है पिछले दिनों कब्जे की बाबत, गैर कानूनी काबजीन की बाबत कब्जे का कानून आया और वो कानून बाद में अगर हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, लेकिन आपको पता है कि 5000 कब्जे जो है 1-2 महीने में लोगों को वागदार करवाएगा, लेकिन अब भी वो ट्राइब्यूनल बना है और 1 महीने में फैसले होंगे। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग की गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट का अवाम की नब्ज पे हाथ है और लोगों के मसाइल का बखूबी तदारक है। अब बात अच्छा ठीक है, ये आगे ठीक है, इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको जरा रिलेट भी करें साथ में। ये जो सफारतकारी है ना, मैं आपको बताता हूँ कि सफारतकारी अभी तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है या वो गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट है या अलाइज हैं, उनका भी बड़ा रोल है कि वो प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हैं, या इसी तरह मुसल्लह अफवाज, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मैं समझता हूँ बेहतरीन पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में या दुनिया में सफारतकारी में खेल रहा है और अभी तक के रिजल्ट जो हैं वो बड़े शानदार हैं। लेकिन आगे मुस्तकबिल में सर पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया, क्योंकि हमने सेगमेंट अगला पे जाना है। अब राव साहब, सर योर टेक, आप क्या समझते हैं नून लीग के हवाले से? क्या जो सफारतकारी की कामयाबी है, क्या उनके वोट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर फायदा देगा उनको? सर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं ताकि जरा आप इस चीज को समझ लें। ये जो अमेरिकन ट्रम्प साहब हैं, प्रेसिडेंट जो है, या उनके पेंटागन के चीफ हैं, वो किससे बात करते हैं पाकिस्तान? सर मैं इसका जवाब हरगिज नहीं दूंगा। मेरा मौदमाना सवाल जो है उसका आप जवाब दें। मैं आज सवाल करने के लिए बैठा हूं। जब आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे मैं इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, सारे जवाब दूंगा आपको इंशाल्लाह। बहुत मासूमाना बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप मेरे लिए काबिल इज्जत है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएं, मैं जरूर आऊंगा, सारे जवाब दूंगा आपको। बैठेंगे इसमें बात करेंगे, लेकिन मेरी आपसे अर्ज ये है सर कि जो असल स्टेक होल्डर होना चाहिए था इस नेगोशिएशंस के अंदर वो कोई और है, और जो अमेरिकन हैं वो उसी के साथ है। सर आपकी बात देखिए, मेरी एक मुदबाना गुजारिश है, आप सुन लें प्लीज। सिंपल सी बात है कि हम एक सवाल मेरा ये है कि हम वो भी कभी टॉपिक रख लेंगे जो आप बात करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इस वक्त सफारतकारी या डिप्लोमेसी के अंदर कामयाबी मिल रही है पाकिस्तान को, पजीराई तो हो रही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या वो नून लीग के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर उसको फायदा देगी कि नहीं देगी? सर देखिए, ये डिपेंड करता है कि नून लीग जो है अपने कार्ड्स कैसे खेलती है। ठीक है। अभी नून लीग जो है इसके अंदर क्या उस लेवल की डेवलपमेंट मैच्योरिटी आई है कि ये मेगा प्रोजेक्ट से निकल के ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसले हल करने शुरू करे? ये क्वेश्चन सीरियस है जो पूरी दुनिया में डिबेट हो रहे हैं। जी ठीक है। और हमें सोचना चाहिए इस बात पे कि क्या हमारा तरीकाकार ये तो नहीं है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ चले जाएं जिसके अंदर लोग मुख्तलिफ तरह की बातें भी करते हैं, और हम जो हमारी गवर्नेंस है हम उसको इम्प्रूव ना कर पाए। क्या लाहौर का लॉ एंड ऑर्डर, हम लाहौर में बैठे हुए हैं, क्या लाहौर का लॉ बहुत अच्छा है? क्या अभी हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इनको समझता हूँ, इन्होंने मैच्योरिटी की बात की है। जी क्या पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना और पेट्रोल कंपनीज को 200 अरब रुपए से ज्यादा एक रात में प्रॉफिट दे देना, क्या ये वाकई एक साइड पॉलिसी है उस वक्त
उस वक्त आपके पास पेट्रोल मौजूद था, आपके पास कमी नहीं थी। और अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे पास 25 से 30 दिन का रिजर्व मौजूद था। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें मुल्क के मुताल्लिक बात करनी चाहिए। पॉइंट आ गया सर आपका, सर पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच राव साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमर साहब आपका बहुत करनी थी, हमारी एक बात रह गई है बलूचिस्तान के डिवीजन्स के हवाले से, लेकिन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, क्योंकि एक मेरे ख्याल में जो ग्रास रूट लेवल की बात की है राव साहब ने एट दी एंड, सबसे मेरे ख्याल में मामला जो नागुज़ीर है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा ताकि गवर्नमेंट के साथ एक लाइजन बरकरार रहे जिसमें ग्रास रूट लेवल पर डिलीवरेंस जो है वो बढ़ सके। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आपसे अगले वीक फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।